आज हम करने जा रहे हैं ट्राइबल रिवोल्ट। इससे पहले हमने जो दो टाइप्स के विद्रोह थे वो हमने कवर कर चुके हैं, सिविल और पीजेंट्री। ठीक है, आज हम करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट। क्यों ट्राइबल? बेसिकली जो कबीले के लोग थे उनमें क्यों गुस्सा आया कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में करने जा रहे हैं। जो ट्राइबल मूवमेंट था ना, अब ट्राइबल का जो विद्रोह था अंग्रेजों को खिलाफ, वो काफी वायलेंट था, काफी मिलिटेंट था। ठीक है, फ्रीक्वेंट था, मिलिटेंट था, वायलेंट था। सब मूवमेंट, जो भी जितनी भी मूवमेंट्स हुई थी, सिविल चाहे पीजेंट्री, जो तो ये सबसे वायलेंट थी। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइबल रिवोल्ट। पहले हमने किया सिविल, फिर पीजेंट मतलब किसानों ने। अब हम देखेंगे ट्राइब, कबीले के लोगों को क्या प्रॉब्लम थी। इसको हम अच्छी तरह से पढ़ने के लिए दो में डिवाइड करते हैं। एक तो ट्राइब रिवोल्ट मेनलैंड में हुई थी और दूसरी टाइप ट्राइबल जो रिवोल्ट थी वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हुई थी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ट्राइबल रिवोल्ट जो मेनलैंड में हुई थी उसके क्या कारण थे। दोनों के अलग अलग कारण थे। मेनलैंड का क्या कारण था, क्योंकि जो इंग्लिश थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने उनकी लैंड को छीनना शुरू कर दिया था। तो मेनलैंड में ऐसा कुछ नहीं, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेनलैंड में तो ब्रिटिश एंटर कर चुके थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो ब्रिटिश थे बहुत बाद में गए थे। ठीक है, तो अब इसको जो ट्राइबल रिवोल्ट है, अब इनको दो कैटेगरी में इनको कैटेगराइज करते हैं कि मेनलैंड की रिवोल्ट और एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की रिवोल्ट। ठीक है, पहले हम मेन लैंड रिवोल्ट के कारण पढ़ेंगे, क्या क्या कारण है इनके। ठीक है, काफी सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि जब ब्रिटिश आए तो इन्होंने आके, अब कोई ट्राइब में लोग रह रहे हैं, तो जब ब्रिटिश आए उन्होंने उनके ट्रेडिशन को खत्म करना शुरू कर दिया। जो उनका पुराना ट्रेडिशन कस्टम थे, जो रीति रिवाज को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने वो सब उसका खत्म कर दिया। उनका सोशल फैब्रिक पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था। अब जो ब्रिटिश थे, एक इनका एग्रीकल्चर कारण था। जो ब्रिटिश आए उन्होंने एग्रीकल्चर को सेटल्ड फॉर्म में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। इसका क्या मीनिंग है? अब देखिए, पहले ट्राइब के जो कबीले के लोग थे वो अपनी मर्जी से जो उनको अच्छा लगता था वो उगाते थे, जहां से उनको लगता था कि हम अब हमारे लिए जो सफिशिएंट है हम वो उगा लेंगे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने उनके सेटल्ड फॉर्म कर दी थी कि आपको, हम ये बोल रहे हैं आपको यही ग्रो करना है। ठीक है, तो एक ये कारण था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन फॉरेस्ट वाज कर्ब्ड। ठीक है, अब जो शिफ्टिंग कल्टीवेट करते थे ना, एक जगह ग्रो किया, फिर तो थोड़े टाइम बाद उस जगह को छोड़ के नई जगह चले गए, वहां पे ग्रो करना शुरू कर दिया, तो वो खत्म हो चुकी थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, रिजर्व फॉरेस्ट जहां पे ह्यूमन के इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होते, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ट्राइबल के जो कबीले के लोग थे लकड़ी का यूज कर रहे थे, टिम्बर और ग्रेजिंग कर रहे थे, वो सब कुछ बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि अब इंग्लिश ने, ब्रिटिश ने शिपिंग, जो लकड़ी चाहिए होती थी ना शिपिंग के लिए और रेलवे के लिए, जो भी जो टिम्बर यूज करते थे उन्होंने इस पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया था। तो ट्राइबल की वहां पे जाना पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। अब एक्सप्लॉयटेशन पुलिस ने भी करना शुरू कर दिया, ट्रेडर ने भी, मनी लेंडर ने भी। तो ये इतने तंग आ चुके थे कि अब इनको लगता था कि हमें इनको निकालना चाहिए। हम, इन्होंने हमारी लैंड भी छीन ली, हमें कुछ करने भी नहीं दे रहे, हमारे जो रीति रिवाज है, कस्टम्स, ट्रेडिशन, वो भी ये खत्म कर रहे हैं, कॉलोनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्रिश्चियनरी जो क्रिश्चियन अपना रिलीजन था उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इनके अब किसी के हम धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश ने इनके कस्टम में, ट्रेडिशन में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। तो ये मेनलैंड, मेनलैंड कौन सा एरिया था ट्राइब का? सेंट्रल इंडिया जो हमारा है। ठीक है, वो मेनलैंड का एरिया। और नॉर्थ ईस्ट वाला तो आप जानते ही हो, अरुणाचल प्रदेश, असम, वो वाला मेघालय, मणिपुर, वहां पे कुछ और कारण थे, वहां पे ऐसा ऐसा लैंड का कोई कारण नहीं था। ठीक है, तो जो ये ब्रिटिश आए थे, ट्राइबल लोगों को लगता था कि ये तो हमारे लिए कोई एलियन रूल है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज है हमारे अगेंस्ट ही जा रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ट्राइबल रिवोल्ट क्यों हुई। उसका एक कारण तो ये था, देखिए,
अब जो ये कंट्रीज थी ना, देखिए पहले जो हमने रिवोल्ट पढ़ी वो मेनलैंड की रिवोल्ट थी। द ट्राइब्स विच शेयर्ड ट्राइबल एंड कल्चरल लिंक विद कंट्री अक्रॉस द बॉर्डर। अब जो नॉर्थ ईस्ट वाले थे, आप देखोगे इधर जो हमारा फॉरेन की जो बॉर्डर लगते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते थे, ठीक है। इनको यहाँ पे इंग्लिश नहीं आए थे। इनको इनका जो रिवोल्ट का एक कारण था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम किसी के अंडर काम नहीं करना, हम ना, हमारा अपना रूल होगा, जो चाहे हम कर सकते हैं, ठीक है। इनका ये पहला कारण था। सेकेंडली, दीज मूवमेंट वर नॉट फॉरेस्ट बेस्ड। जैसे मैंने पहले बताया, ब्रिटिश यहाँ पे नहीं आए थे, वो बहुत बाद में आए थे, तो ये कारण तो नहीं था फॉरेस्ट, कोई लैंड बेस्ड कारण नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो मेन लैंड का ट्राइबल रिवोल्ट हुआ वो कारण इसका था, क्योंकि मेन लैंड में क्या था, एनक्रोचमेंट शुरू हो गया था लैंड का, जिनकी लैंड थी। अब ट्राइबल में क्या होता था, ट्राइब में ये होता था कि एक लैंड है वो बटी नहीं होती, सारे की सारी जो कम्युनिटी, जो भी ट्राइब होती है वहाँ पूरी कंबाइंड होके उस चीज़ को ग्रो करती है, फिर जो भी आता है उसको शेयर करती है, ठीक है। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न में ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्दर्न ईस्टर्न में तो उनको चाहिए था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उनके कुछ मोटिव उनसे कुछ डिफरेंट थे, ठीक है। थर्ड क्या था, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, ठीक है, फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट अंडर द ब्रिटिश कंटिन्यू फॉर लॉन्गर देन द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल। क्यों? क्योंकि इनको डीसंस्कृताइजेशन चाहिए था। इसका मतलब क्या था, क्योंकि इनको लगता था कि हमारे जो पहले ट्रेडिशन था, कस्टम था, उसमें चेंजेस आ चुके हैं, तो अब हमें वही चाहिए जो पहले था, हमें बिल्कुल बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए। हमें कुछ जो हमारे जो धर्म में कुछ माल प्रैक्टिसेस आ चुकी हैं, हमें उनको ख़त्म करना है, और इसीलिए इनका ये एक बहुत बड़ा मोटिव था। तो आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल रिवोल्ट थी वो पूरी तरह से डिफरेंट थी जो मेनलैंड की रिवोल्ट थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स के ट्राइबल रिवोल्ट के, देखो। अब जो ट्राइबल की जो आइडेंटिटी थी ना, वो कैसी थी, उनमें सॉलिडारिटी थी सभी में, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो जो भी बाहर से आ रहा है उन सभी को वो अपना दुश्मन मानते थे, नहीं। वो उन लोगों को दुश्मन मानते थे जो ऐसी पॉलिसीज लेके आते थे जो उनके खिलाफ थी, या फिर उनको सप्रेस करने के लिए थी, जैसे मनी लैंडर, ट्रेडर, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट का एक्सपेंशन करते थे, जो ब्रिटिश की पावर को एक्सपैंड करते थे, वो उनको अपना एनिमी मानते थे। वो जो गरीब लोग काम कर रहे होते थे, लेबर कर रहे होते थे, उनको ये नहीं मानते थे। ये इनकी एक करेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। दूसरा इनका क्या करेक्टरिस्टिक्स थी कि जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज कर रही है जो इनके सोशियो और इकोनॉमिक ट्रेडिशन को पूरी तरह से खत्म कर रही थी, ठीक है। ये इनका एक कारण था, इनमें गुस्सा आया, इन्होंने ट्राइबल रिवोल्ट शुरू की। तीसरा कारण था कि इन रिवोल्ट का एक लीडर होता था जिनको लोग मसीहा मानते थे, कि ये जो मसीहा है ना, ये हमें पूरी की पूरी सफरिंग से बाहर निकालेगा। जो नेक्स्ट है, वो एक ट्राइबल अपराइजिंग शुरू तो कर लेते थे, लेकिन वो आउटडेटेड आर्म्स के साथ शुरू करते थे। उनके जो वेपन्स थे वो इतने मॉडर्नाइज्ड नहीं थे कि जो ब्रिटिश आर्मी के पास थे, ठीक है। तो ये भी इनके एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब मैंने बोला कि दो में डिवाइड थी ट्राइबल रिवोल्ट, एक थी मेनलैंड की और दूसरी थी नॉर्थ ईस्ट की। अब हम देखेंगे मेनलैंड की कौन कौन सी थी और ट्राइबल की जो नॉर्थ ईस्ट की वो कौन कौन सी थी। अब जो पहली पढ़ रहे हैं मेनलैंड की। मेनलैंड की रिवोल्ट जो पहाड़ियाज रिबेलियन हुआ था। अब ब्रिटिश जो अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करते जा रहे थे, ठीक है। तो अब जो पहाड़ियाज होते हैं, राजमहल हिल्स में रहते हैं, वो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर देते हैं, और इस तरह से ये रिवोल्ट 1778 में होती है, और बाद में ब्रिटिश जो इनका एरिया होता है उसको दामनिकोल एरिया डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिवोल्ट है चोर अपराइजिंग। यहाँ में क्या होता है, जब फैमीन आता है, ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज काफ़ी ख़राब हो जाती है, गरीबों के ऊपर बहुत टैक्स लगाना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया, तो जो चोर होते हैं ना, चोर कौन होते हैं, वो ट्राइब्स ही होते हैं। कहाँ के? मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट है और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट है। वो हथियार उठा लेते हैं और बोलते हैं कि अब हम ब्रिटिश को भगाएंगे, इनका रूल ख़त्म करेंगे। बेसिकली ये फार्मर और हंटर होते हैं।
पहले तो 1766 से 72 तक लड़ाई करते, बाद में 1795 से 1816 तक लड़ते हैं, ठीक है। ये कहाँ के होते हैं, ये मनभूम और बाराभूम में रहते होते हैं। और जो हिल्स की बात करें, जो हिली ट्रैक है, कहाँ पे, भाराभूम और गठशिला के यहाँ पे रह रहे होते हैं। इनको होता है कि हमें फार्मिंग से हंटिंग में ही जाना है। हंटिंग जो इनका एक सोल मोटिव होता है कि हमें फार्मिंग नहीं करनी, हमें हंटिंग ही करनी है। तो इन 1768 जो जगन्नाथ सिंह होते हैं ना, जमींदार गठशिला के, वो जॉर्ज को बोलते हैं कि आप उठो, आर्म्स उठाओ, हथियार उठाओ, कंपनी के रूल को हमें खत्म करना है। ऐसा करते भी हैं। लेकिन 1771 में जो चौर सरदार होते हैं, श्याम गंजम ऑफ ढाका, सुबला सिंह ऑफ कालियापल एंड दुबराज, रिबिलियन शुरू कर देते हैं और बाद में इनको सप्रेस कर दिया जाता है। बाद में यही जो चौर रिवोल्ट होती है दुर्जन सिंह के अंडर में 1798 में होते हैं। दुर्जन सिंह रायपुर का जमींदार होता है, जिसको वहां से निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये रिवोल्ट में आते हैं। 1798 में ये 1500 चॉर्स को बोलते हैं कि भाई आप आओ, हम इंग्लिश के राज को खत्म करेंगे। लेकिन बाद में इनको ब्रूटली, बहुत बुरी तरह से ब्रूटैलिटी के साथ सप्रेस कर दिया जाता है। तो इनके जो लीडर्स थे, जैसे चौर मधब सिंह ब्रदर जो था बाराभूम का, राजा मोहन सिंह जमींदार ऑफ जुरिया, लक्ष्मण सिंह दुलमा, ठीक है, ये सारे इनके जो लीडर्स थे। तो इस रिवोल्ट को जंगल महल भी बोला जाता है, क्योंकि वो उसी एरिया के होते हैं ना चॉर्स, इसीलिए इनको जंगल महल बोला जाता है। कोल म्यूटिनी 1831 में होती है। अब कोल होते कौन है, ये छोटा नागपुर के रहने वाले होते हैं, जहाँ पे इन्होंने रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मनभूम का एरिया कवर करके रखा होता है। लेकिन जब 1831 में क्या होता है, जब कोल होते हैं ना, वो जो जो कोल जिस लैंड पे रह रहे होते हैं, वो लैंड जो कोल के हेड होते हैं वो आउटसाइडर को दे देते हैं। अब जहाँ पे वो रह रहे वही नहीं रही, तो वो रिवोल्ट में आ जाते हैं। कौन आउटसाइडर होते हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, फार्मर, मनी लैंडर। तो काफी इन पे टैक्स लगा देते हैं। ब्रिटिश के जो जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज बहुत बुरी तरह से इनको अफेक्ट करती है। और कोल 1831 में अब अंडर द बुद्धू भगत इनमें अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर देते हैं। और ये काफी अच्छी रिवोल्ट भी होती है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से लड़ते हैं। हो एंड मुंडा अपराइजिंग, हो एक अलग ट्राइब है, मुंडा एक अलग ट्राइब है। राजा फरहत जो हो ट्राइब से रिलेटेड होते हैं, उनका जो सिंह भूम होता है वो ऑक्युपाई कर लिया जाता है इंग्लिश के द्वारा। इसलिए 1827 में ये रिवोल्ट करते हैं। हो ट्राइब को बाद में फोर्स किया जाता है कि आप सबमिट कर दो, वो कर भी देते हैं, ठीक है। अब 1831 में जब ऐसा कुछ होता है, तो इनको मुंडास जो छोटा नागपुर के होते हैं वो आके ज्वाइन करते हैं। अब ये इंग्लिश के खिलाफ रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश की जो फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी होती है वो इनको काफी सप्रेस कर रही होती है किसानों को, ठीक है। तो ये रिवोल्ट शुरू कर देते थे। 37 तक ये रिवोल्ट चलती है। और बाद में इसी के बाद में ये हो मुंडा आपने नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा, हो मुंडा, जो बिरसा मुंडा के अंडर ये ट्राइब शुरू हो जाती है, ठीक है। हो मुंडा ट्राइब, हो एक अलग ट्राइब है, मुंडा एक अलग ट्राइब है। मुंडा जब बाद में ये रिवोल्ट एक बार सप्रेस होते हैं, फिर से बुरसा मुंडा के अंडर जो साउथ रांची में है शुरू कर देते हैं रिवोल्ट। उलागन जो होती है एक बहुत फेमस अपराइजिंग होती है 60 से 1920 तक। और ये जो रिबिलियन होती है ना, विच बिगिन एज अ रिलीजियस मूवमेंट, अब ये किनको फोर्स करती है, जो फ्यूडल जमींदार एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं उनका मनी लैंडर्स, जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कि भैया आप जो ये पॉलिसीज लेके आ रहे हो ये हमको बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, ये बंद करो। मुंडा बोलते हैं कि जो छोटा नागपुर है वो हमारा एरिया है, उसको क्लेम करते हैं 1879 में। ब्रिटिश फोर्सेस बाद में इनको कैप्चर कर लेते हैं और इम्प्रिजन कर देती है, ठीक है। इसके बाद आती है संथाल रेबेलियन 1855 से 56 तक, कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ संथाल। संथाल होते कौन है, एग्रीकल्चर किसान होते हैं, जिनको इन्हीं के एरिया से, राजमहल हिल्स में रहते होते हैं, इनको बाहर निकाल दिया जाता है और बाद में ये आके संथाल रिवोल्ट में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। मनी लैंडर
जिनको पुलिस का सहारा होता है वो इनको दबाने की कोशिश करते हैं। और अंडर द सिद्धू और कन्हू जो दो ब्रदर होते हैं, संथाल जो प्रोक्लेम करते हैं कि हम इंग्लिश जो कंपनी का रूल चल रहा होता है उसको ख़त्म करेंगे, और जो भागलपुर और राजमहल का एरिया उसको ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर देते हैं। आप देखोगे ये एरिया काफ़ी, यहाँ पे इनको सक्सेस मिलती है। और जो ये रिबेलियन होती है 1856 में इनको सप्रेस कर दिया जाता है। अब कौन अपराइजिंग 1837 से 1856, 1837 से 56 तक क्या होता है, जो कौंड होते हैं ना वो उड़ीसा का जो श्रीकाकुलम वहां पे और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश तक रह रहे होते हैं, वहां से वहां तक अब कंपनी के अगेंस्ट शुरू कर देती है लड़ाई। चक्रा बिश्नोई जो जंग राजा होते, यंग राजा, वो कोंड का जो पूरे की पूरी होती है ना रिवोल्ट, उसको ये जो लेड कर रहे होते हैं। और इनको कौन कौन ज्वाइन कर लेता है, गुमसूर, काला हांडी और अदर ट्राइब्स के लोग इनको ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं ब्रिटिश को, हम ह्यूमन सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे, हम पे कोई नया टैक्स नहीं लाया जाएगा, हम अपने एरिया में जमींदार्स को एंटर नहीं होने देंगे। लेकिन बाद में जब चक्रा बिश्नोई इनके हेड ही नहीं रहे, तो धीरे धीरे ये पूरी तरह से जो रिवोल्ट होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है। और गुमसूर, काला हांडी एंड अदर ट्राइब टू अपोज द सप्रेशन ऑफ, ये वही फिर आ गया कि उनको जो नए टैक्स होते हैं उनको ये बोलते हैं कि अब हम किसी नए टैक्स को इम्पोज नहीं होने देंगे, हम जमींदार को अपने एरिया में एंटर नहीं करने देंगे। चक्रा बिश्नोई की डेथ हो जाती है, बाद में ये रिवोल्ट सप्रेस हो जाती है। कोया रिवोल्ट, कोया बेसिकली जो गोदावरी ट्रैक है ना हमारा वेस्टर्न घाट पे, उसके ईस्टर्न की साइड है। जो कोंडा सारा चीफ थे उन्होंने 1803 में 40, 58 काफी रिवोल्ट किए, 79, 80 में रिवोल्ट किए अंडर तोमास होरा। उनकी क्यों रिवोल्ट कर रहे थे, क्योंकि जो मनी लैंडर्स की नई रेगुलेशंस थी, और अब जो कस्टम राइट, अब जो जिस फॉरेस्ट एरिया में उनके कुछ कस्टम, कुछ रीति रिवाज फॉलो कर रहे थे, उनको पूरी तरह से ब्रिटिश खत्म कर देते हैं। और जब तोमास सोरा की डेथ हो जाती है, तो ये जो रिबेलियन होती है अनंत यार के अंडर ऑर्गेनाइज होती है 1886 में, वो इनके हेड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। बील रिवोल्ट, बील वेस्टर्न घाट में रहते होते हैं, नॉर्थ एंड डिकेन पैसेज में, और ये रिवोल्ट करते हैं कंपनी के अगेंस्ट 1817 में 19 तक। एंड क्यों करते हैं, क्योंकि भुखमरी हो चुकी होती है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फैल चुका होता है, मिस गवर्नेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी खराब होती है, टैक्स लगा रही है और इनको बुरी तरह से जो प्रभावित कर रहा होता है टैक्स, इसीलिए अब इनको लगता है कि ब्रिटिश को निकालना चाहिए। इसलिए भील जो रिवोल्ट करते हैं, काफ़ी आप टाइम में देख सकते हैं रिवोल्ट होते हैं। और गोविंद गुरु जो हेल्प करते हैं भील की, जो साउथ राजस्थान के होते हैं, कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, हम आपके साथ हैं, और आप अंग्रेजों के खिलाफ फाइट कीजिए। ठीक है। भील के बाद कोली राइजिंग, कोली भील का ही नेबरहुड एरिया होता है, नेबरहुड होते हैं। ठीक है। 1829, 39 में रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी, सारे के एक ही कारण है, कंपनी रेवेन्यू, इनके जो रेवेन्यू पॉलिसीज होती है वो चेंज कर देती है, काफ़ी हाई टैक्स लगा देती है। सारे के सारे जितने भी हमने रिवोल्ट किए, इनके सबके एक ही कारण थे। कोली क्यों है, बस आप जो मेन चीज़ है ना, आपको इनका एरिया, इनके लीडर, इनका टाइम, जगह, ये सब कुछ जानना है। कॉज सबका सेम ही है, कि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज, आप यहाँ पे भी देखोगे काफ़ी ज़्यादा इनकी जो पॉलिसीज थी, रेवेन्यू पॉलिसी, इनको काफ़ी ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट में लेके जा चुकी थी, इनका जो एरिया छिन चुका था, इसीलिए इन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दी। इसके बाद रमोसी राइजिंग, द रमोसी वेस्टर्न घाट में रहते होती है। ये ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसीज होती है और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, क्यों कि कैसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जो एरिया धीरे धीरे जो ब्रिटिश अपना एरिया एक्सपैंड करते जाते हैं, ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मराठा जो ब्रिटिश है विजय हासिल कर लेते हैं, तो इनको बाहर निकाल दिया जाता है। और जब ये मराठा के अंडर होते हैं, तब तो वो जिंदा होते हैं, वहीं से वो कमा रहे होते हैं, लेकिन अब उनको मराठा टेरिटरी से ही बाहर निकाल दिया, तो अब ये रिवोल्ट में आ जाते हैं। और चत्तर सिंह 1822 में ये शुरू हो जाते हैं रिवोल्ट में, और काफ़ी प्लंडर करते हैं, लूटपाट करते हैं अराउंड द 17, और 25 से 26 तक अमाजी नायक ऑफ पूना,
इनके अंडर फिर से रिवोल्ट शुरू होती है एंड इनको कौन सपोर्ट करता है तब? बाबू त्र्यंबक जी सामंत। ये डिस्ट्रप्शन चलती रहती है 29 तक, डिस्टर्बेंस फिर 1839 में शुरू हो जाती है। तो ऐसा ऐसा करके ये 17 में जो राजा प्रताप सिंह 17 है वो पे फिर ये आ जाते हैं रिवोल्ट में। आपको लीडर्स याद रखने हैं, 1840 और 41 में राजा प्रताप सिंह ऑफ 17 का फिर ये रिवोल्ट में आ जाते हैं और ये काफ़ी डिस्टर्बेंस करप्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने किया जो रमोसी रिवोल्ट है। आगे हम करेंगे खासी अपराइजिंग। अब देखिए, जो खासी और आगे एक रिवोल्ट है सिंह पोस रिवोल्ट, ठीक है, रेबिलियन। तो ये जो दोनों रिवोल्ट थी ना, खासी और सिंह पोस, जो अभी मैं दो करवाऊंगी, ये जो थी नॉर्थ ईस्ट की रिवोल्ट थी, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। अब खासी कौन होते हैं? ये गारो और जैंतिया, इसके एरिया गारो और जंते की पहाड़ियां पता है ना कहाँ पे, वहां पे रह रहे होते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे एक रोड बनाना चाहती है ब्रह्मपुत्रा वैली और शिलहट के आगे नियर अबाउट। तो इनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे इंग्लिश आ गए। तो फॉर दिस नंबर ऑफ आउटसाइडर इंक्लूडिंग इंग्लिश मैन, बंगालीज, लेबर फ्रॉम द प्लेन वर ब्रॉड टू दिस एरिया। अब अगर यहाँ पे इंग्लिश ने लैंड को बनाना है, एस्टैब्लिश करनी है, तो काफ़ी सारे लेबर भी चाहिए, इंग्लिश मैन आएंगे जाएंगे, बंगालीज, काफ़ी कुछ होगा, मतलब इंटरफेरेंस शुरू हो गई। जो खासिस, गारो, खामतीस और सिंह पोस्ट थे, ये अपने आप को अंडर तीरथ सिंह के अंडर ऑर्गेनाइज करते। कौन कौन? खासिस, गारोस, खामतीस और सिंह पोस्ट। और बोलते हैं कि इन्होंने हमारे भी एरिया में इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया। तो ये रिवोल्ट में आ जाते हैं। 1833 में इंग्लिश जो मिलिट्री फोर्स होती है इनके रिवोल्ट को दबा देती है, ठीक है। इसके बाद सिंह पोस, जो पहले खासी और सिंह पोस, ठीक है, ये दोनों रिवोल्ट नॉर्थ ईस्ट की रिवोल्ट है, याद रखना। सिंह पोस जो असम में रह रहे होते हैं, 1830, जो असम का एरिया होता है, इमीडिएटली क्वेल्ड बट दे कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट, अपने आप को एक सेक्ट में इकट्ठा करते हैं। अपराइजिंग 1839 में शुरू हो जाती है। चीफ नरंग पेड लेड एन अपराइजिंग इन 43 में ये चीफ नरंग पेड रिवोल्ट करते हैं, अटैक करते हैं ब्रिटिश पे। काफ़ी सोल्जर की डेथ हो जाती है। और स्मॉलर मूवमेंट वर दोज ऑफ मिशमीज रिवोल्ट में आ जाते हैं। देखो टाइम अलग अलग है, ठीक है, 1852 में हुई, 39 में हुई, जो ये ट्राइब्स अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, रिवोल्ट। तो बाद में ये व्हेन दे अटैक विलेज इन मणिपुर, बाद में इनके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। अब स्पॉयमेटिनीज, अब क्या कारण थे? यही है ना कि क्या कारण थे? जो इंग्लिश की पॉलिसीज ही कुछ ऐसी थी कि इन्होंने जो सिविल थे, पीजेंट थे, ट्राइबल थे, वो आगे आए। क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्यों? आप देखोगे जो ये जो रिवोल्ट हुए, इनका एक कारण था कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। अब जो हमारे इंडियन सोल्जर हैं उनको बहुत कम पे किया जा रहा है, जो उनके ब्रिटिश के सोल्जर हैं उनको बहुत ज़्यादा पे किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी उनकी प्रमोशन की जा रही है, हमारी नहीं की जा रही। मिस ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइस, हमारे सिपाहियों के साथ मिस ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनको जो फॉरेन सर्विस नहीं दी जा रही, पे नहीं की जा रही, गवर्नमेंट रिफ्यूज कर रही थी। और क्यों ऐसा? फॉरेन सर्विस बेसिकली क्या होता है, जब वो कहीं दूसरे एरिया में जाके लड़ाई लड़ते हैं तो उनको कुछ पे मिलनी चाहिए, लेकिन उनको कुछ नहीं ऐसा मिलता था। अब इनके जो धर्म था, लॉर्ड कैनिंग ने जैसे एक एक्ट लेके आया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। इसमें क्या था कि अगर मान लो कोई हमने रिक्रूट कर लिया, ठीक है, कोई भी स्पॉय को रिक्रूट कर लिया, तो हम उसको विद इन ड्यूटी भी लगाएंगे और आउटसाइड इंडिया भी ड्यूटी लगेगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था, इसीलिए ये कारण थे क्यों स्पॉय मर्टिनीज हुई, ठीक है। अब जो फर्दर दे स्पॉइल्स शेयर्ड ऑल द डिसकंटेंट एंड ग्रेवेंसेस, कुछ सोशल कारण थे, कुछ रिलीजियस थे, कुछ इकोनॉमिक, जैसे उनको पे नहीं दी जाती थी, प्रमोशन नहीं की जाती थी, सोशल उनके साथ भेदभाव किया जाता था, रिलीजियस जो उनके जो कस्टम थे, जैसे उन्होंने, हम आगे पढ़ेंगे, जैसे उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए। तो ओवर द ईयर द अपर कास्ट स्पॉय हैड फाउंड देयर रिलीजियस बिलीव इन कन्फ्लिक्ट विद देयर सर्विस कंडीशन। उनको लगता था कि हमारा धर्म खतरे में आ चुका है, क्योंकि उनको जो फॉर एग्जांपल इन 1806 में रिप्लेसमेंट ऑफ टर्बन बाय अ लेदर कोकेड कॉज्ड अ म्यूटिनी एट विलोर, विलोर में शुरू हो गई। 1844 में जब बंगाल आर्मी
गई थी सिंध में लड़ाई लड़ने के लिए। तो अब उनको लगता था कि हम सी को क्रॉस करके जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। 1824 में बैरकपुर में रिवोल्ट हुई, जब उनको बर्मा, व्हेन दे वर आस्क्ड टू गो बर्मा बिकॉज क्रॉसिंग द सी वुड मीन लॉस ऑफ कास्ट। उनको ऐसा लगता था कि अगर हम नदी क्रॉस करेंगे ना तो हमारा जो धर्म है वो खत्म हो जाएगा। तो यही कारण थे, कुछ सोशल कारण थे, कुछ रिलीजियस कारण थे, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, कारण थे कि उन्होंने रिवोल्ट में आए। ठीक है, तो आपको ये कारण याद रखने। अब ये रिवोल्ट, एक मैंने स्लाइड फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसमें था कि कारण क्या थे कि ये जो अपराइजिंग थी ना ये खत्म क्यों, ये सक्सेसफुल नहीं रही, इसके वीक पॉइंट क्या थे कि लोग जो थे, अब अगर आप 1857 की रिवोल्ट के बारे में देखोगे तो 1857 की रिवोल्ट एक पूरा इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था उस रिवोल्ट में। ठीक है, उनका एक कॉमन प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इस रिवोल्ट जो ये अपराइजिंग हुई थी, इनमें एक कॉमन ग्रीवेंसेस थे, इनके कुछ अपनी ही प्रॉब्लम थी। अब ये चाहते थे कि हमें पुराने जो रीति रिवाज है हमें उनको ही फॉलो करना है। ये इंग्लिश कौन होते हैं हमारे रीति रिवाज चेंज करने के लिए? इनमें कुछ ऐसा एक मोटिव, एक टारगेट नहीं था कि अगर ये चले जाते हैं तो क्या हम फिर से वही रूल फॉलो करेंगे जो ब्रिटिश ने आके चेंज किया है। तो ये एक इनका बहुत कारण था। दूसरा, इनको ये लगता था कि जो ये ब्रिटिश आए हैं उनको ये एलियन रूल तो समझते थे, ठीक है, लेकिन इनमें एक नेशनल फीलिंग नहीं थी कि ये उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो करते थे लेकिन अपनी कॉमन प्रॉब्लम के लिए, एक नेशनल एजेंडा नहीं था इनका। ठीक है, अब यही एक कारण थे, इनमें कॉपरेशन नहीं था, कुछ ऐसे भी कारण थे, दे वर नॉट सो कोऑपरेटिव। और ये कारण थे कि जो ये रिवोल्ट थी हुई और सप्रेस हो गई बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857 यहाँ पे ख़त्म होता है, और आगे हम करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। थैंक यू।